नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। न्यूज 360 में आप सभी का बहुत स्वागत। इस खास शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और आपके सामने वो खबर पहुंचाते हैं। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ उस न्यूज को, उस खबर को हम कवर करते हैं ताकि आप तक एक भी जरूरी खबर ना छूटे। अब न्यूज इंडिया के कैमरे ने आपके लिए वो तमाम खबरों को कैद किया है जो आपके लिए, आपके सरोकार से भी जुड़ी होगी और दमदार भी होगी और असरदार भी होगी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ इस एक बुलेटिन में। देखिए। राजस्थान में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां कल जोधपुर में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहीं पर उसके महज 12 घंटे बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जो कि गुलाबी नगरी कही जाती है, उसकी सड़कें लाल हो गई, जबकि एक ट्रक अनियंत्रित डंपर के टक्कर से कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 13 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल हैं। जो घायल हैं उन लोगों का कांवटी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एसएमएस अस्पताल भेज दिया गया है। राजस्थान के जयपुर में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर बेकाबू होकर 4 अन्य गाड़ियों को कुचल डाला। इस भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 40 लोग घायल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर चालक नशे में धुत था और 1 से 5 किलोमीटर तक जो सामने आया उसे रौंदता चला गया। कई गाड़ियां डंपर के नीचे दब गईं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल देर रात तक रेस्क्यू में जुटा रहा। हादसे के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने डंपर चालक और वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो पुलिस ने भी सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। नोएडा के सेक्टर 66 में स्थित एक निजी अस्पताल में कल ऑक्सीजन का पाइप फट गया, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। एक बड़ा हादसा होने टला और आज की बात करें तो यहां पर जो है पाइपलाइन फटने से आग लग गई, जिसके बाद यहां पर सीएमओ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही जो खुद सीएमओ नरेंद्र कुमार है, खुद पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक इसकी जाँच नहीं होती है तब तक हॉस्पिटल सील रहेगा। नोएडा के सेक्टर 66 में मौजूद एक निजी अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको ये बता दें कि अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई लाइन अचानक से फट गई, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप की स्थिति बन गई। हादसे के समय आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फेज 3 थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टरों और पुलिस की मदद से मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड और अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑक्सीजन लाइन फटने के कुछ देर बाद तक सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। हालांकि फायर टीम ने तुरंत पहुंचकर लीकेज को कंट्रोल कर लिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। तो प्रशासन का ये भी कहना है कि अब सभी मरीज सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य कर दी गई है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों कड़ी कर दी गई है, क्योंकि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। इतना ही नहीं, जिला मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने तमाम निर्देश भी दिए हैं कि तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशंका जताई जा रही है। धर्म नगरी हरिद्वार में 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल ये अभियान खासतौर पर हर की पैड़ी और आसपास के संवेदनशील इलाकों में चलाया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। अभियान के दौरान बाजारों, मुख्य मार्गों और घाटों के पास से अस्थायी दुकानें और अवैध कब्जे हटा लिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के मकसद से उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है।
नोएडा प्राधिकरण पर बैठे पिछले 5 दिनों से किसानों ने आज महापंचायत की, जिसके बाद में अंदर से अधिकारी निकल के नहीं आए। उसके बाद में जो है किसानों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके स्थानीय पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने 15 दिन का समय मांगा है। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर आज किसानों ने महापंचायत बुलाई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प हो गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने अपनी मांगों पर अडिग रहने का संकेत दे दिया है। झड़प के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नोएडा प्राधिकरण और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है और अब सबकी निगाहें प्रशासन के आगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सफाई कर्मियों की लगातार हड़ताल से नगर के लोगों में आक्रोश है, तो जगह जगह कचरे का ढेर देखा जा रहा है। तो वहीं प्रबंधन ने 17 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर नगर परिषद में पिछले दिनों से सफाई कर्मचारियों की अघोषित हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण पूरे नगर में जगह जगह कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया है और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल की वजह बनी 17 सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति। सीएमओ लक्ष्मीकांत शर्मा का कहना है कि ये कार्रवाई शासन के निर्देश और सन 2000 के नियम के तहत की गई है। वहीं सफाई कर्मचारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कर्मचारियों को हटाना था तो पहले क्यों नहीं हटाया गया, अब अचानक ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सभी कर्मचारियों को दोबारा नहीं रखा जाता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नगर परिषद अध्यक्ष दीपमाला नलवाया ने कहा है कि प्रशासन और शासन से बात करके कर्मचारियों की मांगों का निराकरण जल्द किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश डामोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार रोजगार देने की बात करती है, वही आज गरीब परिवारों का रोजगार छीन रही है। वहीं इंदौर के खजराना से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया, क्योंकि शादी में पहुंचे एक व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसके बाद से ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक बारात के दौरान हर्ष फायरिंग की गयी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान पृथ्वी सिंह के रूप में की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उसकी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक जब्त कर ली गई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद पृथ्वी सिंह ने पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अमेरिका और चीन के बीच में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के अब तनाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इससे पहले चीन और अमेरिका के बीच में अर्थ मिनरल्स को लेकर के बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था और इसको लेकर के बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब साउथ कोरिया में शी जिनपिंग और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तो हुई थी, उसके बाद से इस पर चर्चा हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि कैसे इस बैन को लिफ्ट किया जाए। हालांकि अभी तक बैन लिफ्ट हुआ नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या चीन का, क्योंकि उस क्षेत्र में दबदबा हमेशा से रहा है, तो क्या चीन उस बैन को हटाता है अमेरिका के लिए या नहीं। और रेयर अर्थ सप्लीमेंट्स को लेकर के क्या दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके से अब एक बार फिर से निर्यात और आयात शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर अब भारत भी सख्त कदम उठा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका और चाइना के बीच भले ही रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर तनातनी फिलहाल खत्म होती दिख रही है, लेकिन इस मुद्दे ने दुनिया के कई देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का दबदबा है और उसने हाल ही में इन पर निर्यात प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं, जिससे अमेरिका से लेकर भारत तक सबकी टेंशन बढ़ गई है। हालांकि साउथ कोरिया में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन ने इन मिनरल्स पर बैन हटाने के संकेत भी दिए हैं, लेकिन भारत ने इस बार सबक लेते हुए बड़ा कदम उठा लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत अब रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में निवेश 3 गुना बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार इस प्रोत्साहन योजना को $788 मिलियन यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है।
भारत का ये मेगा प्लान इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसका मकसद है महत्वपूर्ण धातु के बाजार में चीन पर निर्भरता कम करना और भारत को एक नई ताकत के रूप में स्थापित करना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि रूस, पाकिस्तान, चीन और साउथ कोरिया चोरी छिपे परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। दरअसल एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये परीक्षण ऐसे होते हैं जो कि बहुत भूमिगत तौर पर, बहुत सीक्रेटिव तौर पर किए जाते हैं और इनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान, चाइना, रूस और उत्तरी कोरिया चोरी छुपे परमाणु हथियार परीक्षण कर रहे हैं। ये खुलासा उसने CBS न्यूज के 60 मिनट शो में किया। ट्रंप ने ये भी बताया कि 33 साल के अंतराल के बाद अमेरिकी सेना को परमाणु परीक्षण का आदेश देना बिल्कुल सही था। उनका कहना है कि इन देशों के परीक्षण इतने गुप्त और भूमिगत होते हैं कि उनका पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। ये दावा भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत को 2 परमाणु सशक्त पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान का सामना 2 मोर्चों पर करना पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि रूस और चाइना परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान भी कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे आरोप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को लेकर भारत समेत दुनिया भर के लिए गंभीर संकेत है। दिल्ली पुलिस की दरियागंज साइबर सेल पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो इन दिनों लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। इस गैंग की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि 12 राज्यों में इस टीम के सदस्य सक्रिय हैं, यानी कि इस फ्रॉड गैंग के बाकी सदस्य अभी भी सक्रिय हैं, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। फिलहाल इनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 18 मोबाइल फ़ोन, 36 सिम कार्ड और एक लैपटॉप पुलिस ने बरामद किया है। ये भी माना जा रहा है कि बैंक में फ़ोन करने के बाद बाकायदा ये OTP उपभोक्ताओं से ले लिया करते थे, जिसके बाद ये 1 लाख रुपए से लेकर के अधिक की रकम तुरंत गायब कर दिया करते थे। इस गैंग के खुलासे के बाद बड़ी उपलब्धि दिल्ली पुलिस मान रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इनके बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से 5 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, 12 राज्यों में जो टीम सक्रिय है उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। दिल्ली की दरियागंज क्राइम ब्रांच ने देश भर में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में RBL बैंक के एक बड़े अधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये फ्रॉड नेटवर्क दुबई स्थित भारतीय किंगपिन से जुड़ा था। ये लोग फर्जी फर्मों के नाम पर कई करंट अकाउंट बनाकर हर अकाउंट से 1.5 लाख रुपए तक की कमीशन यानी ठगी की रकम लेते थे। साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई में 18 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। इनके जरिए पुलिस ने देश के 12 राज्यों में दर्ज 52 NCRP से जुड़े साइबर फ्रॉड मामलों का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से देश भर में फैल रहे साइबर ठगी के मामलों पर काफी अंकुश लगेगा। नोएडा के सेक्टर 63 चोटपुर इलाके में घर के सेफ्टी टैंक की पट्टियां टूटने से बड़ा हादसा हो गया। पहला भाई गिरा, उसे बचाने गया छोटा भाई भी वहीं फंस गया। दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस मौके की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 63 थाना इलाके के चोटपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि घर के सेप्टिक टैंक की पटिया अचानक टूट गई। इसी दौरान पहले बड़ा भाई टैंक में गिर गया, उसे बचाने के लिए छोटा भाई भी टैंक में कूद गया। दोनों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के समय एक अन्य पड़ोसी भी मदद करने आया, लेकिन उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। हादसा घर के सेप्टिक टैंक की टूटी हुई पटिया के कारण हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने फौरन मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सावधानी बरती जाती तो हादसे को टाला जा सकता था। प्रशासन ने परिवार को राहत देने और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय तेज करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पटिया टूटने की वजह क्या थी और क्या इसमें किसी की लापरवाही शामिल है। बिहार चुनाव के मद्देनजर आज लालू प्रसाद यादव ने दानापुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए वोट मांगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 14 नवंबर को सरकार बदल जाएगी। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी से उम्मीदवार दानापुर में जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो रामकृपाल यादव हैं, जो कि कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने दानापुर विधानसभा में रोड शो किया और आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव के समर्थन में जनता को संबोधित किया। लालू यादव ने रैली में कहा कि 14 नवंबर को बिहार में सरकार बदलेगी और जनता इस बार बदलाव के लिए वोट दे। दानापुर सीट पर खास बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव हैं, जो कभी लालू प्रसाद के करीबी माने जाते थे। इस बार आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला इसलिए भी और दिलचस्प माना जा रहा है। लालू यादव ने अपने रोड शो में जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दे पर चर्चा की और लोगों से रीतलाल यादव को समर्थन देने की अपील की। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दानापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यह मुकाबला केवल सीट जीतने का नहीं, बल्कि सियासी ताकत के प्रदर्शन का पैमाना भी बन सकता है। बिहार चुनाव प्रचार के बीच आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दरभंगा के गौराबराम सीट से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी अफजल खां को निष्कासित कर दिया गया है। ये कदम महागठबंधन के तालमेल से उठाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच दरभंगा की गौराबोराम सीट से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने अपने उम्मीदवार अफजल अली खान को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों के तालमेल के तहत गौराबोराम सीट वीआईपी पार्टी को दी गई थी। इसके बावजूद अफजल अली खान ने आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना। इसी के चलते आरजेडी नेतृत्व ने कार्रवाई करते हुए अफजल अली खान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव में एकजुटता बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की बगावत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यूपी के बिजनौर से दिल दहला देने वाली खबर। आईआईटी कानपुर की स्नातक और यूपीएससी की तैयारी कर रही ललिता रानी ने गंगा बैराज से छलांग लगा दी। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली ललिता बैराज पहुंचकर गेट नंबर 24 की रेलिंग पार कर गंगा में कूद गई। यूपी के बिजनौर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आईआईटी कानपुर की स्नातक और यूपीएससी की तैयारी कर रही ललिता रानी ने गंगा बैराज से छलांग लगा दी। ललिता चांदपुर के गांव खानपुर माजरा की रहने वाली थी और बिजनौर के चक्कर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास अपने परिवार के साथ रहती थी। सुबह वो रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। उसके साथ पड़ोस की 12 साल की बच्ची भी थी, लेकिन स्टेशन जाने की बजाय ललिता बस में बैठकर गंगा बैराज पहुंच गई। गेट नंबर 24 के पास उसने रेलिंग पर चढ़कर गंगा में छलांग लगा दी। बच्ची के शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ललिता पानी में जा चुकी थी। यूपी के हाथरस में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सिकंदराबाद पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय बड़े वाहनों से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिकंदराबाद पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़े वाहनों से चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान भोपालगढ़ी गांव निवासी प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 2.5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया। बरामद माल में 166 HP लैपटॉप, 1 HP लेजर जेट प्रिंटर, 3 कार्टन सिस्को कंपनी के कनेक्टर, कंप्यूटर चिप्स के कार्टन, 4 एडाप्टर और फिलिप्स कंपनी के 118 रेडियो शामिल हैं। एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में भी जुटी है। तो बात अगर 360 न्यूज की हो और उसमें राजनीति की बात ना हो तो ये खबर बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बिहार चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त तेज है। तो बिहार चुनाव को लेकर जहां पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुनाई दिया, तो वहीं दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे उन्होंने, यानी कि सीएम योगी ने यह कह दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इसी के साथ ही योगी ने राहुल और तेजस्वी और अखिलेश यादव उसको लेकर तंज कसा और तंज कसते हुए कह दिया कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे ही अभी बिहार के चुनाव में 3 बंदर और दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने नाम रख दिया पप्पू, टप्पू और अप्पू। इसके अलावा सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष पर कैसे निशाना साधा है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने जब हुंकार भरी तो उन्होंने कुशासन को लेकर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट से समझिए।
बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बिहार के रण में योगी गरजे और पहली बार बिहार के चुनावी समर में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। इस नारे के साथ ही योगी ने बिहार में एनडीए की जीत के लिए वही दांव चल दिया जिसने हरियाणा में कमल खिलाया था, दिल्ली में बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई थी। और उसी करिश्मे को दोहराने के लिए योगी ने बिहार के दरभंगा में बटेंगे तो कटेंगे का लगाया नारा। साथ ही अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए जोर लगा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार के रण में एक और योगी ने महागठबंधन के खिलाफ हथियार की धार तेज की तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ हमला तेज कर दिया। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने जंगल राज की याद दिलाकर कट्टा कुशासन की बात कर आरजेडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको याद रखना है, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन यही आरजेडी की पहचान है। आप बताइए साथियों, जिनका रिकॉर्ड रंगदारी, फिरौती और अपहरण का है, मिले और फैक्ट्रियों में ताला लगाने का है, ये लोग क्या सीमांचल में उद्योग ला सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर कट्टा वाला प्रहार किया तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बार बार जंगल राज, कट्टा, कुशासन और भ्रष्टाचार की बात कर रहे पीएम मोदी के शब्दों पर सवालिया निशान लगा दिए। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। तेजस्वी यादव के साथ ही बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए जोर लगा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर अपमान वाला तंज कस दिया। सोनबरसा में रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री एक अपमान मंत्रालय बना लें। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। बिहार में बयानों के ये तीखे बाण सूबे के सियासी पारे को चढ़ा रहे हैं।
राजनीतिक गलियारे का तापमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि बिहार में योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का क्या असर होगा। क्या महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह योगी का करिश्मा बिहार में दिखेगा? और सवाल ये भी, क्या योगी का नारा जाति की जंजीर को तोड़ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो न्यूज 360 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।